भाई लोग, शी हल्क का फाइनल एपिसोड आखिरकार खत्म हो चुका है और इसे देखने के बाद मैं बहुत ही सेफली कह सकता हूँ कि था कुछ कुछ अजीब सा था। मतलब डेफिनेटली जो इसके फिनाले में हम लोगों ने देखा, आई एम वेरी श्योर वो किसी ने भी ना तो एक्सपेक्ट किया होगा ना ही प्रिडिक्ट करा होगा कि इसके फोर्थ वॉल तोड़ने की क्षमता इस हद तक पहुंच जाएंगी कि खुद हमारे टोपी मास्टर केविन भैया से मिलाए। तो शी हल्क के अंदर के मॉन्स्टर को देखकर बहुत सारे लोग घबरा गए और इसी वजह से डीओडीसी वाले उठा करके उसको अपनी सेल में पटक देते हैं, लेकिन फिर उसकी दोस्त मिलकर के उसको एक प्ली डील दिलवा देती है जिसके हिसाब से अगर वो अपने ऊपर एबोमिनेशन की तरह एक इनहिबिटर लगवा लेगी, मतलब अगर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो फिर वो लोग उसको खुला छोड़ देंगे। और इस चक्कर में उसकी जॉब चली जाती है, उसका घर छूट जाता है और पूरी मीडिया रिपोर्टर्स को एकदम घेर के खड़े हो जाते हैं। मतलब जिंदगी झंड हो जाती है एकदम। लेकिन ये सब चीजें होने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ शी हल्क के एपिसोड के इंट्रो के बारे में। तो ये जो पूरा इंट्रो था ये एकदम डिट्टो बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम मैच कर रहा था 1977 में आने वाले इनक्रेडिबल हल्क टीवी शो से। आई पर्सनली थॉट कि एक बहुत ही अच्छा सा टच था। इसमें इन लोगों ने हल्क को शी हल्क से रिप्लेस कर दिया। मतलब ऐसे कपड़े पे फट रहे हैं तो उसमें हल्क के फटते हैं, इसमें शी हल्क के फट रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजें एकदम फ्रेम बाय फ्रेम मैच कर रही थी और मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेक था। अब जेनिफर अपने घर से मूव आउट करने के बाद अपने माँ बाप के घर में पहुंचती है और जब वो अपने पुराने बेडरूम में जाती है तो हम लोग देख सकते हैं कि वो एक्चुअली हमारी तरह एक फिल्मों की शौकीन रही है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज लोग की जो पिक्चर है उसके पोस्टर उसके रूम में लगे रहते हैं। और इसी में हम नोटिस कर सकते हैं शेक्सपियर के एक प्ले को जिसका नाम है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। और वैसे तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर एक कैरेक्टर होती है टाइटानिया। तो यहाँ पर भी टाइटानिया शो की मेन विलन बना के बताई गई थी, लेकिन हालांकि उसका ऐसा कुछ रोल निकल के नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जेनिफर की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसने भी उसके साथ ये जो कुछ भी किया है, मतलब इंटेलिजेंसिया और हल्क किंग, वो उसे पकड़ने के लिए एक पूरा ऐसे बुलेटिन बोर्ड वगैरह बनाती है और वहां पर ऐसे पूरे पेन बना के उस पर धागे टांग के सब चीजें ट्रेस करने की कोशिश करती है। और जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो वो सोचती है कि अपने कजिन ब्रूस से बात कर ले, लेकिन ब्रूस दूसरे प्लैनेट पर है। तो फिर वो पहुंच जाती है अबोमिनेशन के उस घर में जहां पर पिछले एपिसोड में हमने एकदम ऐसे रिहैब का देखा था। और वहां पहुंचने के बाद हमको ये पता लगता है कि बेसिकली यही वो जगह है जहां पर हल्क किंग और उसके इंटेलिजेंसिया वाले एक मीटिंग करने वाले हैं। एबोमिनेशन एक्चुअली में इसका पार्ट होता नहीं है, लेकिन उसको एक स्पीकर की तरह इसमें बुलाया जाता है तो वो वहां के बोलना शुरू कर देता है। लेकिन फिर जेनिफर वहां पहुंच जाती है और एकदम चीजें क्योटिक होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद हल्क वहां पहुंच जाता है, टाइटानिया वहां पे आ जाती है, जो टॉड होता है आपको पता लगता है कि वही हल्क किंग है। और वो जेनिफर का ब्लड लेकर के अपने हाथ में ठूस लेता है, जिसकी वजह से वो भी एक हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब सी होने लगती है, तो जेनिफर सब चीजों को वहीं पे रोक देती है। और उसके बाद हमें जो डिज्नी प्लस का एक्चुअली में होम स्क्रीन है, जहां पर हमें मार्वल की सारी मूवीज देखने को मिलती है, वो दिखाई पड़ता है। और आई एम वेरी श्योर कि हम में से हर किसी को समझ में आ गया कि ये और कुछ नहीं सांड की टट्टी है, क्योंकि अपने हॉटस्टार चलता है और बहुत सारे लोग के पास तो दूसरी जुगाड़ भी होगी। और इस वाले शॉट को देखकर मुझे बैटमैन के आर्कम असाइलम वाले गेम की भी थोड़ी बहुत याद आ गई थी, क्योंकि उसमें भी एक सीक्वेंस होती है जहां पर स्केयरक्रो बैटमैन को ऐसे फंसाता है कि उसको खुद भी रियलाइजेशन हो जाता है। मतलब हम लोग जो गेम खेल रहे होते हैं हमको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो कुछ वैसा था। और फिर जेनिफर फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है, अपने खुद के शो से बाहर निकलती है। वो जो पूरा इंटरैक्टिव पैनल है वहां से अवेंजर्स असेंबल्ड करके जो पूरा शो है उसके अंदर जाती है और डिज्नी स्टूडियो में ही पहुंच जाती है। मतलब एक्चुअल रियल लाइफ में जो डिज्नी का हेडक्वार्टर है हम उसे वहां से चलता हुआ देखते हैं। और इसके बाद वो चलते चलते पहुंच जाती है अपने शी हल्क के सेट पे, जहां पर उसका शो एक्चुअली में एयर हो रहा होता है। और यहीं पर दरवाजे पे क्यूआर कोड है, जिसको अगर आप स्कैन करते हो तो आप पहुंच जाते हो मार्वल की फ्री कॉमिक बुक वाले पेज पे और आपको मिलता है सेंसेशनल शी हल्क का इशू नंबर 50 जो 1989 में रिलीज हुआ था। एंड आयरॉनिकली अगर आप इस वाले इशू को पढ़ोगे तो इसमें भी जेनिफर ने पूरी फोर्थ वॉल ब्रेक करी हुई है और उसका पूरा का पूरा एम है अपनी कॉमिक बुक के राइटर को ढूंढना। मतलब वो असली दुनिया में आती है और उसको पता लगता है कि उसका जो कॉमिक बुक लिखने वाला है उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो अपनी कॉमिक बुक लिखने के लिए किसी राइटर को तलाशती है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। फिर वो उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसकी क्रिएटिव टीम सीजन 2 को डिस्कस कर रही होती है और वो सब लोग कहते हैं कि भाई ये यहाँ कैसे आ गई। वो कहती है कि पहले फिनाले तो ठीक कर लो। और देखो यहाँ पर मार्वल वालों ने हमें ये भी हिंट दे दिए कि लोग इसके सीजन 2 पे भी काम करेंगे। करना चाहिए या नहीं वो आप कमेंट्स बता देना। लेकिन इसी मोमेंट उसे ये पता लगता है कि सारे डिसीजन और कोई नहीं बल्कि केविन लेता है। और जिन लोगों ने सबटाइटल्स के साथ देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि वो केविन नहीं बल्कि K.E.V.I.N है। और प्रेडिक्टेबली जब शी हल्क उसके ऑफिस में पहुंचती है, मतलब केविन फाइगी, इट इज सपोज टू बी केविन फाइगी, लेकिन हमको वो देखने को नहीं मिलते। तो पहले एक एनडीए साइन कराया जाता है, फिर और वहां पे ढेर सारे इस तरह से जैसे आयरन मैन के ढेर सारे सूट लगे हुए हैं, फिर इन्फिनिटी गॉन्टलेट। लेकिन
मुद्दे की बात यह है कि जब ये केविन के ऑफिस में पहुंचती है तो केविन फाइगी एक्चुअली में हमें देखने को नहीं मिलते, बल्कि एक रोबोट टाइप का एआई होता है जो अपने आप को इस प्लैनेट पे सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट एल्गोरिदम बताता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो KEVIN है इसने एक टोपी भी पहन रखी है, तो मतलब बहुत बहुत क्लियरली हमको मालूम है कि किसकी तरफ हिंट कर रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ पे MCU में अभी तक हमने जितने भी बेहतरीन मोमेंट्स वगैरह देखे हैं वो सारे चल रहे होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी कॉमिक बुक्स रखी होती हैं। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद जेनिफर उससे कहती है कि भाई ये मेरा फिनाले है, तो जैसा मैं चाहूंगी वैसे इसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी उठा के डाल दिया, एकदम सारी की सारी मार्वल मूवीज और मार्वल शोज एक जैसे ही खत्म होते एक बैंग के साथ, तो मेरे को बैंक के साथ नहीं जाने का। और ये डैडी इश्यूज के साथ क्या दिक्कत है यार? आयरन मैन के साथ डैडी इश्यूज है, थॉर के साथ डैडी इश्यूज है, लोकी के साथ डैडी इश्यूज है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के स्टार लॉर्ड के साथ डैडी इश्यूज है। 2 बच्चे तो एक ही पापा के इश्यूज से परेशान हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो केविन है वो सारी की सारी चीज़ों को ऑल्टर करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो शीएल को कहता है कि तू अपने ऊपर में ट्रांसफॉर्म हो, तो जब ट्रांसफॉर्म होने लगता है कहता है ऐसे ऐसे नहीं, मेरे ऊपर जब कैमरा आएगा तब करना है क्योंकि बहुत खर्चा हो जाता है ऐसे में। फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होती है, फिर वो सारी चीज़ों को चेंज करना शुरू करता है, फिर वो एक्समैन का क्वेश्चन ड्रॉप कर देती है और ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें एक फन एलिमेंट को ऐड करती हैं इस पूरे शो में, और एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल वाली चीज़ को भी। और कहीं ना कहीं मुझे राइटर्स को क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि भले फिनाले हो कैसा भी, लेकिन इन लोगों ने जो चीज़ करी, मतलब फोर्थ वॉल का इस्तेमाल करके जितना ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकते थे उतना ज़्यादा किया। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी अच्छी खासी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ये लोग आगे की कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली मूवी को सेटअप कर सकते थे। लेकिन जेनिफर ने जैसा कहा कि उसका शो है, तो वो नहीं चाहती कि इसमें सुपर सोल्जर सीरम वाली चीज़ों को यूज़ किया जाए और आगे की मूवीज को सेटअप किया जाए जैसा वो हर शो और हर मूवी में करते आ रहे हैं। और फिर जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर जेनिफर वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है, वो सारी चीज़ों को ठीक करती है, उसका केस जीत जाती है। टॉड जो होता है मतलब हल्क किंग उसको सजा दिलवा देती है, अपनी नौकरी वापस मिल जाती है, अपने घर वापस मिल जाता है। और फिर वो डेयरडेविल को मांगते हैं तो डेयरडेविल भी वापस मिल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही चीज़ों को स्मैश करती है। और इसी के साथ ये शो खत्म होने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम लोग हल्क का भी रिटर्न देख लेते हैं, जो वापस आता है अपने खुद के लॉन्डे के साथ, जिसका नाम है स्कार। अब मैंने इसके ऊपर पहले भी बात कर दी थी कि स्कार कॉमिक बुक्स में भी उसका बेटा होता है, वैसे उसके 2 बेटे होते हैं। तो स्कार उसका वो बेटा है जो वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन के दौरान उसके साथ होता है, और फिर उसकी कहानी बहुत ही अलग वे में टेक प्लेस करती है। वीडियो बना दिया था, अगर नहीं देखा हो तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, एक बार जाके देख लेना। अगर चाहोगे तो अच्छे से ओरिजिन और भी कवर कर सकते हैं। और जब जेन इसी बारे में केविन से भी बात कर रही होती है कि वो इस बात को रिवील करने वाले हैं, तो जेन कहती है कि भाई तुम उसकी पिक्चर में कर लेना। तो अब बस ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हमें प्रॉबेबली वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी देखने को मिलेगी, और इन लोगों ने स्कार को यहाँ पर लाकर यंग एवेंजर्स को भी सेटअप कर दिया है, क्योंकि यंग एवेंजर्स का एक और नया यंग मेंबर भी आ चुका है। आई एम वेरी श्योर कि ये भी आगे जाकर के उनको ज्वाइन कर लेगा। और बस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके पोस्ट क्रेडिट में हम लोग देखते हैं कि वोंग भैया जो है वो आते हैं और एमिल को एक बार फिर से लेकर चले जाते हैं अपने साथ। तो ये सारी चीजें प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स को सेटअप करने के लिए करी जा रही हैं, जिसमें आई एम वेरी श्योर कि अब हमें एबोमिनेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब जो टीम हमको दिखाई गई है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही टीम हो, ऐसा हो सकता है कि सामने एक एनिमी टीम भी होगी। तो अगर मुझे शीएल के फिनाले को समराइज करना होगा तो मैं सिर्फ एक ही वर्ड का यूज करूंगा, और वो है एंटी क्लाइमैक्टिक। इस पूरे शो को ये लोग एक पैरोडी की तरह सेटअप कर रहे थे, और इसके फिनाले से पहले वाले एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि अब चीजें शायद सीरियस होने वाली हैं, क्योंकि सब लोगों ने शीएल का सैवेज वाला वर्जन देख लिया था, और मानो ना मानो उस चीज के सीरियस रिपरकशंस होने चाहिए थे। लेकिन जेनिफर की लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो उतना ज्यादा सीरियस फील नहीं होती, और उसके भी ऊपर से इस पूरी एंडिंग को और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बनाने के लिए इन लोगों ने वो पूरा फोर्थ वॉल ब्रेकिंग वाली चीज का इस्तेमाल किया, जो आई एम श्योर कि देखने में फनी लगती है, जिसको देखकर मजा आता है और ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो है भी से। लेकिन आई स्टिल वांटेड टू वॉच समथिंग सीरियस, मतलब जो भी जेनिफर ने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेज, रिपरकशंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन खत्म होते होते जेनिफर को वहीं पटक देता है जहां पर हमने उसको शुरू से देखा है। और अगर कोई मुझसे पूछेगा ना तो मेरे लिए इस पूरे शो की सबसे बड़ी हाईलाइट पता है क्या होगी? मैट मर्डॉक और हल्क को एक ही स्क्रीन पर एक साथ देखना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मुझे कमेंट्स बताना कि आपका शी हल्क एज ए शो के बारे में और इस पूरे फिनाले के बारे में क्या ख्याल है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।